Assalamu alaikum everyone and welcome back to our second part of the later portion of the pre-scene March 2025 analysis. हमने लास्ट सेशन तक अपने प्री सीन के अंदर जितना भी जो एनालिसिस था, जो भी बैकग्राउंड था इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें हमारी चैरिटी इंडस्ट्री है, उस चैरिटी इंडस्ट्री के अंदर भी हम उन चैरिटीज़ की बात करेंगे जो कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या कर रही होती है, वो प्रिजर्व कर रही होती है, कंजर्व कर रही होती है और उससे अपनी अर्निंग्स कर रही होती है, राइट। सो उसमें जो हमारी इंडस्ट्री थी दैट इज़ द बेसिकली हेरिटेज सब सेक्टर, हमने वो कवर की थी। उसमें जितने भी एरियाज़ थे उन सबको डिटेल में एनालाइज किया, देखा कि कहाँ कहाँ से कौन से एरियाज़ किस तरह से इस इंडस्ट्री पे टच हो सकते हैं। अगेन मैं एक बात को क्लियर करता चलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर ये तो एक कन्वेंशनल कमर्शियल एंटिटी जैसी नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, बहुत सारी थ्योरीज होंगी, बहुत सारे मॉडल्स होंगे जो कि हमें तो चैरिटीज़ के हिसाब से कभी हमने सोचा ही नहीं है, तो वो हम कैसे टैकल कर पाएंगे क्योंकि हमें तो उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बिलीव मी, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Business is as same as in the commercial organization as in the charitable organization। कुछ चीज़ों का डिफरेंस होता है, वो उस डिफरेंस को ही दूर करने के लिए ACCA ने प्री सीन के अंदर आपको इनफ कंटेंट प्रोवाइड किया है, इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, जो हम जब एनालाइज भी कर रहे हैं मैं भी आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता जा रहा हूँ, जो जो चीज़ें शेयर करता जा रहा हूँ बता रहा हूँ। बट यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है अदर वे अराउंड वर्क करती है या उसकी बिल्कुल ही ऑपरेट करने का तरीक़ाकार दूसरा होता है। ऑब्वियसली हर कंपनी के अपने अपने ऑपरेशन होते हैं, इसी तरह चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने ऑब्जेक्टिव हैं, ऑपरेशंस हैं और वो ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव से ड्राइव होते हैं। वंस यू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव देन यू विल बी able to suggest the growth or the business ideas or the business recommendation related to the charitable organization, and that is the welfare or the core objective of that organization, right। तो अपने एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। हमने बात की थी कि आज के सेशन के अंदर हम अपनी जो एंटिटी है जिसके ऊपर केस स्टडी आने वाली है हमारे SBL के एग्जाम के अंदर मार्च 2025 में, उसको हम स्टडी करेंगे, दैट इज हिस्टोरिक प्लेसेस। ये हमारी वो एंटिटी है जिसके ऊपर हमारे पास एग्जाम आ रहा होगा। तो आइए ज़रा इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले हमारे पास एंटिटी का बैकग्राउंड गिवन है। एंटिटी के बैकग्राउंड के अंदर अगर मैं आऊँ तो कहता है हिस्टोरिक प्लेसेस ऑपरेट्स इन द हेरिटेज चैरिटी सेक्टर, यानी कि जिस सेक्टर की हमने ऊपर इतनी सारी डिस्कशन की है ये उसी सेक्टर के अंदर ऑपरेट करती है। ऑब्वियसली तभी तो वो ऊपर सेक्टर का आपको सब कुछ बताया गया है। एंड वॉज फाउंडेड 120 ईयर्स अगो, 120 साल पहले वो बनाई गई थी। ऑब्वियसली द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू आस्क और टेस्ट योर मेमोरी बाय आस्किंग यू दैट वेदर और नॉट हाउ मच ईयर, इस तरह के कुछ आपसे सवाल नहीं होंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया इट इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। HP इज अ लार्ज चैरिटी। अच्छा, जब मैं लार्ज चैरिटी करता हूँ तो सर मुझे याद आता है वी हैव सम एक्स्ट्रा ऑडिट रिक्वायरमेंट। रिमेंबर हमने बात की थी कि भाई हमारे पास 1 2 3, ये 1 2 3 क्या मैं कह रहा हूँ सर, यहाँ पर हमने बात की थी कि आपको अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक स्पेशल फ्रेमवर्क के थ्रू बनाने हैं, उसको ऑडिट करवाना है और आपको इंटरनल कंट्रोल के ऊपर और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर रिपोर्ट्स बनानी है और उन रिपोर्ट्स को अपने एक्सटर्नल ऑडिटर से रिव्यू कराना है। ओके, सो ये 3 रिक्वायरमेंट हम पे भी होंगी। ऑब्वियसली हम पे अगर होंगी तो बेसिकली आपको जब याद हो तो यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट कमेटी वाली बातें आ जाती है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ऑडिट कमेटी किन किन चीज़ों को ओवरसी कर रही होगी। तो ऑडिट कमेटी जो ओवरसी कर रही होगी, ऑब्वियसली लार्ज चैरिटी की ऑडिट कमेटी वो एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ डील कर रही होगी, इंटरनल ऑडिटर्स के साथ डील कर रही होगी और रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें देख रही होगी। तो आप वहाँ पर इस चीज़ को लिंक करके बता सकेंगे कि सर ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी ऑडिट कमेटी के एम्बिट में आ रही होंगी इन दिस स्पेसिफिक सेक्टर और इन दिस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। और राइट, आपका जो इंटरनल ऑडिटर होगा उसको भी तमाम चीज़ों को देखना होगा, आपको रिपोर्ट्स बनानी होंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिव्यू कर रहे होंगे, अप्रूव कर रहे होंगे, एक्सटर्नल ऑडिटर्स को रिव्यू कर रहा होगा। तो तमाम चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड आगे कहता है which looks after around 350 sites, okay, 350 sites which are over
300 ईयर्स ओल्ड, ये हमें बिल्कुल पता है क्योंकि हमने जब ऊपर इंडस्ट्री का बैकग्राउंड पढ़े थे उसमें बताया गया था कि हेरिटेज सेक्टर यानी एडिसिया के हेरिटेज सेक्टर के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन है, दीज आर द मेन मेजर बिग चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। वन वाज द लिव द पास्ट और इसके अलावा थी हिस्टोरिक प्लेसेस, दैट इज एचपी, जो कि हमारी कंपनी है। एचपी 300 साल से ज़्यादा जो पुरानी इमारतें और जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं उसको लुक आफ्टर करती है, और 300 साल से कम वालों को लिव इन द पास्ट और लिव द पास्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन लुक आफ्टर कर रही होती है। ये चीज़ रिपीट हो रही है यहाँ पर। मैनी ऑफ द साइट्स आर कैसल्स और म्यूजियम, इस चीज़ को सर हाईलाइट करें, अपने ध्यान में रखेंगे कि हमारी जो बहुत सारी साइट्स हैं दीज आर दी कैसल्स एंड द म्यूजियम्स। ओके, तो म्यूजियम में आपके पास हिस्टोरिकल चीज़ें होंगी और हिस्टोरिकल बुक्स और ऑब्जेक्ट्स होंगे। कैसल के अंदर आपका जो पूरा कैसल है ऑब्वियसली वो पूरा हिस्टोरिकल होता है कि उस कैसल में कौन सी जगह पे कौन हुआ करता था, वहाँ पर जो है वो आपकी आर्मी कहाँ होती थी, लोग कहाँ रहते थे, जो आपके जी चीज़ें कहाँ स्टोर की जाती थी, एवरीथिंग वो वहाँ पर बिल्कुल उस तरह से प्रेजेंट की जाती है, उसको उस तरह से रखा जाता है ताकि लोग आएँ उसको एक लाइव एक्सपीरियंस देख सके कि पास्ट में ये हिस्टोरिकल चीज़ें और वो जो जगह है वहाँ पर बेसिकली वो किस तरह ऑपरेट करती थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट डज नॉट लुक आफ्टर एनी साइट विच विद रिलीजियस कनेक्शन। अब ये देखें बड़ी एक काम की बात आ गई कि बोले जो साइट्स हैं उन जिनके साथ रिलीजियस कनेक्शन है उनको एचपी अवॉइड करता है, एचपी उसके साथ नहीं जाता। यू कुड बी अ मैनी रीज़न कि वो हिस्टोरिकल चीज़ें जिस तरह के मॉस्क हो गई, मस्जिद्स हैं, टेम्पल्स हैं या कोई चर्च हैं, इनको हम नहीं देख रहे होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। HP इज़ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जो कि हमें पता है इस सेक्टर के अंदर जो कंपनीज होती है वो लिमिटेड बाय गारंटी होती है जनरली, तो हमारी भी वही है। HP's senior management and the most administrative staff are based at the head office in ADC's capital city। ओके, तो हम कैपिटल सिटी के अंदर रहकर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, यानी हमारा हेड ऑफिस कैपिटल सिटी के अंदर है। मैं इसको भी ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, हेड ऑफिस एट कैपिटल सिटी। आगे बढ़ते हैं सर। HP's commercial activities are undertaken by a subsidiary which is HP's wholly owned। ये तमाम चीज़ें देखें, अब चूँकि हम पिछली क्लास के अंदर पूरा प्री सीन को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तमाम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। हमें बताया था कि इस सेक्टर के अंदर जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ किस तरह करती है, वो अपनी सब्सिडरी के थ्रू करती है और वो सब्सिडरी उसकी होली ओन सब्सिडरी होती है। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन बाय अ सब्सिडरी विच इज़ होली ओन बाय HP। आगे बढ़ते हैं सर। मिशन एंड वैल्यूज़। मिशन एंड वैल्यूज़ में आता है, कहता है HP's मिशन is that it permanently protects and preserves sites entrusted to it and promotes interest in access to them। ओके, एक बहुत ही सिंपल सा और एक बहुत ही अच्छा एक इनका मिशन है। देयर मिशन इज के वो फॉर लाइफ लॉन्ग परमानेंटली उन प्लेसेस को जो इनके हवाले की गई है कि आप इनकी टेक केयर करेंगे, उसको ये प्रिजर्व करें और प्रमोट करें। दो चीज़ें देखें, नंबर 1 प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एंड नंबर 2 प्रमोट। प्रमोट क्या कर रहे हैं कि आप लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन साइट्स को एंड देन ये प्रमोट कर रहे हैं कि लोग आए, उसमें इंटरेस्ट ले, उसके बारे में जाने, ओके, एंड वो उसको अप्रिशिएट करें। जिस तरह हमने ऊपर ही पढ़ा था कि इस तरह की जो इस सेक्टर के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये प्रमोट करती हैं कि भाई आप इनको देखें, इंटरेस्ट लें, अप्रिशिएट करें और वॉलंटियर भी करें, राइट, क्योंकि हमारा फ्री वॉलंटियर्स के थ्रू ये सारे काम चल रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जो ग्राउंड लेवल पे, फील्ड लेवल पे होती हैं। आगे बढ़ते हैं। The value which HP promotes are historical truth, accessibility, enjoyment, involvement, transparency, inclusivity, diversity and social and environmental responsibility and stewardship। अब ये देखें यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज़ बता रहा है जो कि अगेन आपके एथिकल क्वेश्चन के अंदर आ सकती हैं, आपके गवर्नेंस के क्वेश्चन के अंदर आ सकती है। तो जो आपके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं उनका कोर्स ऑफ एक्शन या उनका जो बिहेवियर है वो किस तरह का होना चाहिए, उनको इन वैल्यूज़ के साथ कंप्लाइंट रहना है हमेशा और उनको कोशिश करना है कि वो इन वैल्यूज़ को अपलिफ्ट करें, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करें और अपने ऑपरेशंस को इसके साथ चलाएं। कौन कौन से हैं सर, इसको ज़रा मेरे साथ नोट करें। वो बोल रहा है हिस्टोरिकल ट्रूथ, यानी कि आप जो भी हिस्ट्री बताएं वो सच बताएं, क्योंकि देयर इज़ मैनी प्लेसेस या मैनी यू कैन से पॉइंट्स जहाँ पर आपको गलत हिस्ट्री बताई जाती है, हिस्ट्री में चेंजेस किए जाते हैं। तो HP का ये कंसर्न है, ये मिशन है या ये वैल्यूज़ है उनकी कि भाई जो हिस्ट्री बताई जाए वो सच हो, उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना हो, कोई मिलावट ना हो।
एक्सेसिबिलिटी यानी कि लोग एक्सेस कर सके, उन जगहों को आकर देख सके, उनको लाइव एक्सपीरियंस कर सके कि पास्ट में वो कैसी थी। इंजॉयमेंट, ऑब्वियसली थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट और इन्जॉयमेंट भी चाहिए होती है। इन्वॉल्वमेंट, लोग उसके साथ इन्वॉल्व हों, उसके इंटरेस्ट लें, अप्रिशिएट करें, वॉलंटियर करें। ट्रांसपेरेंसी, ओके, ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे हैं वैसा शो करें, यानी कि जो उनका ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो उनके एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उनकी स्ट्रेटजीज में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है और आप कुछ और कर रहे हैं, दिस इज नॉट दी ट्रांसपेरेंसी। इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी, सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेवॉर्डशिप, ये दीज आर ऑल थिंग्स कि भाई आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस को प्रिजर्व करें और आपको इंटरेस्ट किया गया उन चीज़ों, उन जगहों की, उन चीज़ों की जो हिस्टोरिकल हैं, जो कि मेमोरियल हैं, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद देम। आगे अगर मैं बढ़ के बात करूँ सर, फिर आती है गवर्नेंस। तो गवर्नेंस के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, HP हैज़ 2-tier गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ये वो आ गई सर बात जिसकी हम बहुत पहले से बात कर रहे थे कि भाई हो सकता है कि यहाँ पर 2-tier बोर्ड स्ट्रक्चर हो, क्योंकि जिस तरह की बातें की जा रही थी तो उसने खुद कह दिया कि भाई 2-tier बोर्ड ऑफ स्ट्रक्चर है। हो सकता है कि आपके पास कुछ इस तरह का केस है जिसके अंदर 2-tier बोर्ड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, या फिर आपको बताया जाए कि भाई 2-tier बोर्ड में कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं, यू रिकमेंड अस कि इसको हम किस तरह हल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं अपने क्लासेस में, अपने लेक्चर में, कि 2-tier बोर्ड में क्या क्या फ़ायदे होते हैं और वो 2-tier बोर्ड आपको किस तरह से हेल्प करता है कुछ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में। सो यू कैन अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट हियर इफ द रिक्वायरमेंट इज गिवन टू यू। अच्छा, अब कह रहा है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ओके, ये 2-tier बोर्ड की बात कर रहा है। द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर overall control and management of the HP and for developing the strategies consultation with the board of executive director। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें दो बोर्ड आ गए। 2-tier बोर्ड है, नंबर 1 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, नंबर 2 बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो अब इनका काम क्या है सर? इनका काम ये है कि मैं इसको ज़रा एक ऐसा कलर से हाईलाइट करता हूँ सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन कौन सी चीज़ें कौन कर रहा है। तो कह रहा है कि बोर्ड ऑफ जो ट्रस्टीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ओवरऑल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज, और ये स्ट्रेटजीज बनाते वक्त बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से कंसल्ट कर रहे होंगे। ओके, सो ये बेसिकली इनका काम है। आगे बढ़ते हैं तो बताता है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैज़ ऑडिट, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, यानी कि यहाँ पर अब बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कमेटी की बात की जा रही है। कमेटीज हमारे पास कौन कौन सी है? नंबर 1 ऑडिट, नंबर 2 नॉमिनेशन एंड नंबर 3 रेम्यूनरेशन कमेटी। देखिए जो जो चीज़ें मैं प्रीसीन आपके साथ साथ पढ़ता जा रहा हूँ, ऑब्वियसली आई हैव रेड इट बिफोर, बट मैं चीज़ों को साथ साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं ऑडिट कमेटी की बात कर रहा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि ऑडिट्स की बात चल रही थी, रिस्क की बात चल रही थी, इंटरनल कंट्रोल की बात कर रही थी। ये हमने पहले तो नहीं कभी डिस्कस की है, हमने तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस की थी सर। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे तो अप्लाई हो रही है, यहाँ पे तो सब चीज़ें सेम है। तो क्यों हम डर रहे हैं, हम क्यों परेशान हो रहे हैं कि भाई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में तो हम बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे या हमें कोई मसला हो जाएगा? नहीं सर, सारी चीज़ें वही हैं, सब चीज़ें उसी तरह अप्लाई हो रही है, सर करके दिखा रहे हैं हमें। तो हमें भी इसी तरह चीज़ों को अप्लाई करना है। SPL का पेपर ही यही है कि आपने अपने माइंड को ओपन रखना है, अपने माइंड को हर चीज़ के लिए रेडी रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। आगे कहता है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैज़ 9 मेंबर्स। 9 मेंबर्स को जरा आप हाईलाइट करें। अब बात करते हैं भाई बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में 9 मेंबर्स हैं और 9 मेंबर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आपके पास द चेयर, यानी चेयरमैन। चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द ट्रस्टीज एंड डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टर्म ऑफ ऑफिस। HP मेंबर डू नॉट वोट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयर। इस चीज़ को नोट करेंगे भाई कि मेंबर्स जो है वो वोट नहीं करते हैं फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द चेयर, यानी चेयरमैन। तो यानी कि ये जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है, ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ कैसे होता है? इसके अंदर एक चेयरमैन होता है। ओके, चेयरमैन को इलेक्ट कौन करता है? वोटिंग होती है, और जो ट्रस्टीज़ होते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, ये वोटिंग करके चेयरमैन को सेलेक्ट करता है। यानी कि आपके पास एक पूरा बोर्ड होता है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का। इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में से सब मिलकर वोटिंग करते हैं और एक बंदे को कहते हैं कि आप हमारे सबके ऊपर आ जाएं, आप हम सबके हेड बन जाएं, यानी कि चेयरमैन बन जाएं। इसकी ज़रा मैं स्पेलिंग सही कर लूँ। ओके, सो ये मामला होते हैं। और इसके अंदर वोटिंग में मैं यहाँ पर मेंशन करूँ कि जो आपके मेंबर्स हैं, मेंबर्स कौन से वाले मेंबर्स सर? गारंटर,
या जो हमारे मेंबरशिप फी पे करके बनते हैं, ये मेंबरशिप फी पे करने वाले हैं, सो ये वोट नहीं करते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मामले में। ये सिर्फ और सिर्फ वोट करते हैं बोर्ड चेयरमैन के मामले में, ये वोट नहीं करते हैं। हाँ, मगर जो ट्रस्टीज की नॉमिनेशन होती है उसमें ये वोट जरूर करते हैं, आगे हम पर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं जरा और नॉमिनेटेड ट्रस्टीज। 5 ट्रस्टीज आर नॉमिनेटेड बाय एचपीज नॉमिनेशन कमेटी। नॉमिनेशन कमेटी क्या करती है, अब हमारे पास एक और कमेटी आ गई, नॉमिनेशन कमेटी, जिसकी हमने ऊपर बात की थी। ये नॉमिनेशन कमेटी क्या कर रही है, ये नॉमिनेशन कमेटी 5 ट्रस्टीज को नॉमिनेट करती है। ओके, अच्छा उसके बाद क्या होता है, देयर अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन वोट बाय एचपीज मेंबर। देखें, अब ये जो 5 हैं इनको कंफर्म कौन करेगा, इसको कंफर्म कर रहा होगा दीज मेंबर्स, जिसकी अभी हमने बात की। एक ही जगह पे रखते हैं सर, मैं इसको ज़रा सा घुमा फिरा कर लेकर आया हूँ आपके पास यहाँ पर। तो भाई अब समझ आ रही है किस तरह से गवर्नेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, कौन किसको इलेक्ट कर रहा है, राइट। तो देखिए, जो भी चीज़ें हैं, जो भी कुछ नई बातें हैं, इस केस स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक, ये तमाम चीज़ें प्रीसिंग में बताई गई हैं जो कि एलियन टाइप है। बाकी तमाम चीज़ें जो आपको नहीं बताई जा रही हैं, जो आपको खुद समझानी है, समझनी है, मैं समझा रहा हूँ, वो रियल लाइफ बिजनेस सिनेरियो के हिसाब से है, एक कॉमन सेंस वाली है। सो प्लीज़ 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 डोंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर योर सेल्फ, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट, इफ दे आर कन्फर्म in the office by the vote, they can then serve for the 3 year। ओके, तो हमें पता लगा भाई नॉमिनेशन जो ट्रस्टीज होते हैं, ट्रस्टीज जो है 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, दे कैन सीक द रीअपॉइंटमेंट। जबकि जो आपके चेयर है, चेयर की कोई फिक्स टर्म नहीं होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। मेंबर्स इलेक्टेड ट्रस्टीज। 3 trustees are elected by HP's members at the charity's annual general meeting। Okay, ये कट किया, मैं इसको सही करूँ, annual general meeting। Trustees elected by the members also serve for 3 years and they can seek the re-election at the 3 year। कह रहा है कि भाई अब देखो, ज़रा समझना भाई, हमारे पास उसने कहा कि बोर्ड के ऊपर कितने मेंबर हैं, उसने कहा कि भाई बोर्ड के ऊपर 9 मेंबर्स हैं। 9 मेंबर में से एक आपका चेयरमैन है, ओके, दैट इज़ द चेयरपर्सन। 5 आपके ट्रस्टीज हैं, ये कौन से वाले हैं सर, दीज आर नॉमिनेटेड, जो कि नॉमिनेटेड, ओके, नॉमिनेटेड कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी लेकर आती है। और ये आपके कौन से हैं सर, दीज आर योर इलेक्टेड। कौन करता है सर इनको, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर इलेक्ट करते हैं बाय वोट। ओके, और यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर कंफर्म करता है कौन, आपके मेंबर करते हैं। ये भी आपके 3 साल के लिए होते हैं, दे कैन ऑल्सो सीक द री-इलेक्शन। आई होप कि ये पूरा क्लियर हुआ सर। दिस ऑल whatever I am writing, whatever I am marking, I will provide you these notes। ओके, आगे बढ़ते हैं सर, और थोड़ा आगे एनालिसिस को लेकर चलते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इज सपोर्टेड बाय अ बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब यहाँ पर एक और बात आ गई सर, बोल रहा है कि जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, दे आर ट्रस्टीज इज सपोर्टेड बाय बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो आपका सेकंड ईयर बोर्ड है वो उसको सपोर्ट कर रहा होगा इन द मैनेजमेंट रिलेटेड थिंग, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं, हमें पता भी है कि यहाँ पे ये होने वाला है। आगे आए जरा। The executive directors are appointed by the board of trustees on the advice of the nomination committee। Again बात आ गई भाई, executive directors को अपॉइंट कौन करता है, trustees करते हैं, किसकी एडवाइस के ऊपर, nomination committee की एडवाइस के ऊपर। HP's member do not vote on the appointment of executive director। तो अब जब मैं पूरी बात अगर देख रहा हूँ, तो members can only vote for election of who, trustees। ओके, बाकी किसी की भी सिलेक्शन और इलेक्शन में मेंबर्स का कोई रोल नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पर हम एक और चीज़ को हाईलाइट करेंगे भाई कि जो हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर्स डू नॉट वोट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशन। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज हेडेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसको सर हाईलाइट करें, ये काम की बात बताई गई है सर। काम की बात मतलब मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा कंफर्ट है कि ये तमाम बातें जो हमने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से पढ़ी थी सर, ये सेम टू सेम ही तो हैं, कुछ अलग नहीं है। तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तमाम चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ इन आवर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। आगे हैं सर।
The remuneration of executive board of members including the chief executive officer is determined by the remuneration committee। सर कोई नई बात नहीं सर, ये पुरानी बात है। हम रेमुनरेशन कमेटी की ड्यूटीज़ में बात कर चुके थे कि रेमुनरेशन कमेटी इसकी जो भी आपकी रेमुनरेशन है वो बताती है। रेमुनरेशन कमेटी के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं और दे आर सुटेबल कैंडिडेट टू डिसाइड और दी डिस्कस ऑन दी रेमुनरेशन मैटर्स, राइट। क्यों, क्या, कैसे, तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। देखें ये तमाम चीज़ें यहाँ पर अगेन अप्लाई हो रही हैं। मुझे वल्लाह नहीं पता था कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आपके पेपर में आने वाली है, प्री सीन में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होगी। मैंने जो चीज़ें पढ़ाई थी वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही पढ़ाई थी। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर अगेन अप्लाई हो रही हैं, हू बहू अप्लाई हो रही है विदाउट मेकिंग एनी चेंज, राइट। तो इस चीज़ को बिल्कुल समझें, खुदारा अपनी अटेम्प्ट को वेस्ट ना करें इस तरह सोच के। आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा, अब ये मेरे पास एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड का स्ट्रक्चर आ गया है। नथिंग एबनॉर्मल। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है, इसके अंदर ऑपरेशनल डायरेक्टर है, फाइनेंस डायरेक्टर है, मार्केटिंग डायरेक्टर, एचआर डायरेक्टर एंड आईटी डायरेक्टर। दीज आर ऑल एग्जीक्यूटिव बोर्ड और आई वुड से द सेकेंड टियर बोर्ड। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। आगे बढ़ते हैं सर। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर एचपी एज अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है, चैरिटेबल हो कमर्शियल हो, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। Which trustees, executive director, other paid employees and volunteers are expected to follow. The code of conduct include core principles relating to the professional behavior, commitment, adherence to the decision made by the boards, confidentiality, conflict of interest, bribery. So ये कोई ऐसी बातें हैं जो हम सोच रहे थे कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं होंगी, ये तो सिर्फ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। So these are all same, okay? सो अगेन एंड अगेन मैं आपको ये बातें बताता रहूँगा, मैं आपको बोलता रहूँगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड थ्रो दिस रबिश थिंग आउट ऑफ योर माइंड कि सर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हमें तो पता नहीं है, इसके अंदर बहुत ही कोई रॉकेट साइंस होने वाली है या बिल्कुल चीज़ें अलग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक्विजिशन। एक्विजिशन में कहता है कि भाई एचपी एक्वायर्स बिल्डिंग एंड अदर साइट एज अ गिफ्ट फ्रॉम प्रीवियस ओनर्स बाय परचेजिंग देम। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि भाई हम परचेज भी करते हैं, ठीक है, या फिर हम एज अ गिफ्ट फ्रॉम द प्रीवियस ओनर्स हम रिसीव भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मैं आपको बताऊँ। आई बिलोंग फ्रॉम अ कम्युनिटी दैट इज वंथली मेमन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मैं आपको बताऊँ कि इनका जो ऑफिस है दैट ऑफिस इज बेसिकली अ बेंगलोर। अब ये भी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। ये बेंगलोर, इनको डोनेट किसने किया था? इट वाज डोनेटेड by a lady who had no family and she had this bungalow, और उन्होंने ये विल में अपनी लिख दिया था कि whenever I will die this bungalow would be contributed or donated towards the जमात और the organization, right। तो ये इस तरह से होता है। बहुत सारे ओनर्स ये चीज़ें अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनके साथ उनके इंटरेस्ट अलाइन करते हैं, उनको इस तरह की चीज़ें डोनेट करते हैं। तो कह रहे हैं हम रिसीव करते हैं, हम परचेज भी करते हैं साइट्स को। ओके, किससे परचेज कर रहे होते हैं? तो एचपी के सरप्लस फंड्स के थ्रू। ओके, नथिंग विच इज एबनॉर्मल, पता है वो अपने सरप्लस से ही करेगी। HP will only acquire sites which are of natural importance and are under threat of destruction or deterioration over the time। बोले हम ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर एक चीज़ समझ आती है सर, हम यहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन के या रेंटल इनकम ये वाले मामला के लिए साइट्स नहीं खरीदते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कब खरीदते हैं सर? हम सिर्फ और सिर्फ खरीदते हैं ओनली एक्वायर साइट्स जब वो नेशनल इंपॉर्टेंस की हो या फिर उसको थ्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन हो या डिटोरिएशन हो ओवर द टाइम, उनको हम खरीदते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसको कंजर्व एंड प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। एवरी HP साइट इज ओपन टू मेंबर्स एंड अदर विजिटर। आप हर साइट जो भी HP की है वो ओपन है, वहाँ पर विजिटर्स आ सकते हैं, मेंबर्स आ सकते हैं। विजिटर एडमिशन फ़ी देकर आ जाएंगे, मेंबर्स के लिए हमेशा के लिए फ्री होता है। एंड एडमिशन चार्ज इज पेबल बाय नॉन मेंबर टू एक्सेस द साइट्स। देखिए मैंने आपको जो बात बताई वो लिखी है। द अमाउंट चार्ज वेरीज बिटवीन साइट्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट कैन बी सीन एट द साइट। हर जगह के हिसाब से उसके चार्जेस होते हैं। जितनी अच्छी और जितनी ज़्यादा पुरानी जगह, जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह होगी, उसके चार्जेस उतने ज़्यादा होंगे। How often sites are, however, often sites are open also varies। कब साइट्स कौन सी खुली होती है ये भी वेरी करता है। 24/7 नहीं होती हैं, बट दे आर ओके। Sites must sometimes be closed for a period of maintenance and opening times can also depend on their staffing level। बोला है कि भाई
समटाइम क्लोज होती हैं, किस चीज़ के लिए, मेंटेनेंस के लिए। और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जो स्टाफिंग लेवल है वो बहुत लो है, तो आप साइट्स को बंद भी करते हैं। सर क्यों? फ्री और नॉन पेड वॉलंटियर्स। तो ऑब्वियसली नॉन पेड वॉलंटियर्स होंगे तो दे वुड बी गिविंग देयर अवेलेबिलिटी ऑन देयर सुटेबल टाइम। आपकी कॉल पे तो वो नहीं आएंगे, देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑन देम टू बी प्रेजेंट एंड अवेलेबल एट ऑल द टाइम्स टू यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। HP aims to enhance the experience of the visitor to its sites by providing guides to give tutors and answer to the question about the sites। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होने लग गया। अब तो आप कहीं पे जाते हैं तो क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो आपकी साइट्स है वहाँ पर बेसिकली गाइड मौजूद होते हैं जो कि आपको बता रहे होते हैं खुद से कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चीज़ किसकी है, इसकी क्या बैकग्राउंड में हिस्ट्री थी, कितने साल पुरानी है, एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो वो एचपी क्या कर रही है, एचपी भी इस तरह की कोई अरेंजमेंट कर रही है और एम करती है कि भाई वो एक्सपीरियंस को एनहांस करे विजिटर का, किस तरह गाइड्स प्रोवाइड करे टू गिव टूवर्स एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट द साइट्स। वहाँ पर कोई बंदा हो या कोई टेक्नोलॉजी हो इस तरह की कि जो आपने लेट से पहन ली या कुछ कर लिया, आप उससे पूछे तो वो आपको जवाब दे रहा हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह एप्पल में सीरी है और आपके पास जो एक एंड्रॉयड में भी कोई होता है, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, आप जिससे बात कर सकते हैं, आप उसको कहते हैं कोई भी चीज़ तो वो आपको जवाब दे रहा होता है, राइट। सो दीज आर द थिंग। कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी आप रिकमेंड कर सकते हैं अगर आपके पास आता है कि भाई ये हमारा एम है ना, बताएं कि आप किस तरह इस एक्सपीरियंस को यूज़र्स के इन्हांस कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। सो यू कैन रिकमेंड दिस थिंग एज वेल। ठीक है, अलॉन्ग साइड हैविंग अब फिजिकल पर्सन जो कि उनको गाइड कर रहा हो, जो कि उनको बता रहा हो, और साथ में आप ये भी करवा सकते हैं या आप कोई आइदर वे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। ऑन साइट इंफॉर्मेशन एंड एग्जीबिशन अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ द साइट हिस्ट्री। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि वो कह रहा है कि भाई हम चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम कोई टूर्स या गाइड प्रोवाइड करें विजिटर्स को ताकि उनको और मज़ा आए वहाँ पर घूमने में। इट ऑल्सो एम्स टू स्टिमुलेट interest by, for example, encouraging children to spot features at the site or objects kept there। for example, आपने अगर स्कूल के चिल्ड्रंस को विजिट पे बुलाया तो आपने उनको टास्क दिया कि फ़लाँ चीज़ कहाँ रखी है ज़रा ढूंढ के बताएं, तो अब वो क्या करेंगे, उसको और इंटरेस्ट के साथ देख रहे होंगे, हर चीज़ को अच्छे से देख रहे होंगे क्योंकि उन्हें चीज़ को ढूंढना है। और जब वो चीज़ ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आप कोई रिवॉर्ड रख सकते हैं या उसको फ्री मेंबरशिप दे सकते हैं, उसकी फैमिली को मेंबरशिप दे सकते हैं और स्कूल को कोई मेंबरशिप दे सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ ऑफर यू कैन गिव टू अट्रैक्ट मोर पीपल, राइट, and more interest towards the people which are visiting your site so that they can visit and enjoy and have a good experience। आगे बढ़ते हैं सर। HP education objective is focused on hosting visits of group of school children and explaining to them the significance of what they are visiting। आपको याद है हम जब हेरिटेज सेक्टर की बात कर रहे थे तो उसमें लिखा था कि जो हेरिटेज सेक्टर के अंदर चैरिटीज़ हैं वो एजुकेशनल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी काम करती है, बड़ा फोकस होता है उनका। वो किस तरह से, उसमें भी यही बात बताई गई थी कि भाई वो दे वेलकम द विजिट्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, एक्सप्लेन, और फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ व्हाट दे आर विजिटिंग, कि वो जिस जगह पे आए उस जगह की कितनी ज़्यादा अहमियत है, वो कितनी ज़्यादा हिस्टोरिकल है, कितनी ज़्यादा उसकी लिंकेज है विद द हिस्ट्री एंड द प्रेजेंट थिंग्स। Sites also offer special events including performance about the site history aimed at children and families। साइट के ऊपर जो है कुछ इस तरह के इवेंट्स भी रखे जाते हैं, फॉर एग्जांपल टेबलो और दी रोल प्ले, इस तरह के कोई आप वो भी रखते हैं प्रोग्राम्स और इवेंट्स जहाँ पर क्या होता है कि उस साइट से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री थी, जो भी कोई वहाँ का कोई ख़ास एक इवेंट था या हिस्ट्री में कोई जंग लड़ी गई थी या कोई मशहूर वाक़या हुआ गया था, उसको क्या करते हैं, रियल लाइफ करते हैं, रीप्ले करते हैं। और वहाँ पर बच्चों को, फैमिलीज़ को बुलाकर ऑब्वियसली आप उसकी टिकट सेल करते हो, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है, आपकी डोनेशन इनकम होती है, फिर उस डोनेशन इनकम से आप अपने जो प्लेसेस हैं उनके ऊपर और अच्छा काम कर सकते हैं, उनको और अच्छे से रिस्टोर कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ होगा, इसको ज़रा हम हाईलाइट करते हैं। स्पेशल इवेंट है जिसमें आप परफॉर्मेंस एंड कोई प्रोग्राम और टेबलो वगैरह कर सकते हैं। एवरी साइट हैज़ अ शॉप, हर साइट के ऊपर हमारी शॉप होती है। द साइज ऑफ द शॉप डिटरमाइंस व्हाट इट स्टॉक देयर। जितनी बड़ी शॉप होगी उतना ज़्यादा वहाँ पर सामान होगा, उतनी ज़्यादा वहाँ पर फैसिलिटी होगी। एवरी साइट ऑल्सो हैज़ कैटरिंग फैसिलिटी। हमारे पास हर साइट के ऊपर, एवरी साइट हैज़ नंबर 1 शॉप,
Number 2, catering facility, where visitor can sit down and eat. Smaller sites only provide snacks and drinks. Large sites offer full meal. तो यहाँ पे बात की जा रही है भाई केटरिंग के अंदर हमारे पास दो तरह की है। केटरिंग अगर स्मॉल है, स्मॉल साइट है, और वो लार्ज साइट है, ये दो फर्क है। स्मॉल साइट के अंदर क्या है, स्मॉल साइट आपको सिर्फ और सिर्फ स्नैक्स प्रोवाइड करती है, स्नैक्स एंड ड्रिंक, और लार्ज साइट आपको फुल मील प्रोवाइड कर रही होती है। ओके, सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल एंड द लार्ज साइट्स, और उनकी जो केटरिंग फैसिलिटी है उनकी बात की जा रही है। HP बेस्ट नोन साइट इंक्लूड्स मैलोक, डॉगडीन, पेमिंगम, स्टोवॉटर एंड ट्रूवर्थ। ये हमारी क्या है, बेस्ट नोन साइट्स हैं। ये बेस्ट नोन साइट्स हैं जो कि HP की हमें बता दी गई हैं। अब ऑब्वियसली हमें हो सकता है कि इसके ऊपर एक कंपैरिजन दिया जाए कि कौन सी साइट कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या वजूहत है। आपको हो सकता है एनालाइज करना हो, बताना हो कि कौन सी साइट पे ज़्यादा रेवेन्यू क्यों आ रहा है, कौन सी साइट पे कम आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं कि दूसरी साइड के भी रेवेन्यूज़ को बढ़ाया जाए, या पे कौन सी साइट को हम थोड़ी तवज्जो कम देना शुरू कर दें लोगों को अगर उस पर इंटरेस्ट नहीं है। तो ऑल दिस थिंग, राइट, अगेन दिस इज द बिजनेस सेंस। आगे बढ़ते हैं सर, हमारे पास आ रही है स्टेक होल्डर्स की बहुत छोटी सी, नो सब बिग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेक होल्डर्स। ओके, सो लेट्स गो टू इट। स्टेक होल्डर, अबाउट की स्टेक होल्डर्स HP आर गिवन बिलो। सबसे पहले आपके मेंबर्स आते हैं जो कि मेंबरशिप फी पे करते हैं और दे बिकम योर मेंबर्स, और उनके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं। आए ज़रा पढ़ते हैं। HP के पास अराउंड 5 मिलियन मेंबर्स हैं, इट्स अ बिग नंबर। HP ऑफर एनुअल मेंबरशिप ओनली, यानी कि यहाँ पर कोई मंथली या लाइफ टाइम नहीं है, इट इज़ एनुअल मेंबरशिप। तो ज़रा मैं इसको और थोड़ा सही कर देता हूँ सर। HP ऑफर्स only annual membership. Benefits of the membership includes, benefits क्या हैं membership के साथ? benefits है आपके पास फ्री एडमिशन। आप जब भी जो भी साइट्स पे जाएंगे फ्री एडमिशन होगा, आपको उसकी फ़ी नहीं पे करनी है उस टाइम की, यानी एंट्री टिकट नहीं है। रेगुलर न्यूज़ लेटर्स आपको मिल रहे होंगे, ईमेल्स आपको मिल रही होंगी अबाउट योर न्यू साइट्स, और न्यू साइट्स के रिलेटेड जो हिस्ट्री है उसकी, और जो भी तमाम चीज़ें हम अपग्रेडेशन कर रहे होंगे या फिर डेवलपमेंट कर रहे होंगे उसके तमाम रिलेटेड चीज़ें। मेंबर्स हैव द राइट टू अटेंड HP's एनुअल जनरल मीटिंग, ऑब्वियसली जहाँ पर वो वोटिंग कर रहे होंगे। दे कैन वोट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रस्टीज। ओके, सो ये एक और आपका तीसरा प्रिविलेज आ गया। HP रिसीव्स एनुअल रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके जो मेंबर्स होंगे उनको एनुअल रिपोर्ट मिलेगी, ओके, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेंगे। एंड अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स, ऑडिटर्स की अप्रूवल भी ये लोग दे रहे होंगे ऑब्वियसली। ये पांचवी चीज़ हो गई। देन दे कैन ऑल्सो सबमिट रेजोल्यूशन विच आर नॉट बाइंडिंग ऑन द ट्रस्टीज बट विच द ट्रस्टीज मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन। तो छठी चीज़ आ गई जो कि आपके मेंबर्स कर सकते हैं। मेंबर्स के पास 6 प्रिविलेजेस है सर, यू हैव टू रिमेंबर देम। आए ज़रा देखिए कौन कौन से हैं। फ्री एडमिशन मिलेगा आपको, रेगुलर न्यूज़ लेटर और ईमेल्स मिल रही होंगी, और आपके पास क्या होगा सर, यू विल हैव द राइट टू वोट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टीज, एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का राइट मिलेगा 4 and 5। एंड देन अल्टीमेटली आप कोई रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं। दीज रेजोल्यूशन वुड नॉट बी द बाइंडिंग ऑन ट्रस्टीज बट ट्रस्टीज हैव टू कंसिडर देम। ओके, सो अगर आपको किसी तरह का भी कोई भी मसला आ रहा है, दैट मीन्स कि आपके जो ट्रस्टीज हैं दे हैव अ सिग्निफिकेंट पावर। तो आपके पास अगर स्टेक होल्डर मैट्रिक्स आता है, स्टेक होल्डर मैट्रिक्स का सवाल आता है जिसमें आपको ये देखना होगा कि भाई कौन से स्टेक होल्डर को आपको किस तरह ट्रीट करना है। सो ये जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके ट्रस्टीज, इन ट्रस्टीज की हो सकता है आपको इतनी नॉलेज ना दी गई हो एग्जिबिट के अंदर कि वो पावरफुल है या नहीं है। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर दिमाग में प्री सीन से आ चुकी है कि भाई ट्रस्टीज के पास इतनी पावर्स हैं, दे कैन अपॉइंट द ट्रस्टी। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो किसी भी ट्रस्टी को रीअपॉइंट ना करें, भगा दें, तो ये हो सकता है। अपॉइंटमेंट ऑडिटर्स की वो कर रहे हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं जो कि ट्रस्टीज को कंसिडर करनी होगी। सो दे हैव अ गुड पावर, राइट, और उनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। सो दे आर द स्टेक होल्डर विच यू शुड बी गिविंग द इम्पोर्टेंस एंड यू शुड ट्राई नॉट टू मेक देम एंग्री। आगे बढ़ते हैं सर, एम्प्लॉयज़। HP के पास अराउंड 4000 फुल एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं, इंक्लूडिंग स्टाफ हु वर्क फॉर द होली ओन कमर्शियल सब्सिडरी। सब्सिडरी को मिला कर बात कर रहे हैं।
They work at HP head office and the sites. Some work for HP for a long time. कुछ हैं जो कि बहुत लंबे टाइम से HP के लिए काम कर रहे हैं. Generally HP pays average salaries. ये चीज़ हमें पता है. याद है जब मैंने आपको कंपैरिजन पढ़ाया था कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का, तो मैंने बताया था कि जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज होती है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पर सैलरीज कम होती हैं एज कम्पेयर टू दी अदर ऑर्गेनाइजेशन. ऑलराइट, क्यों? क्योंकि वो अदर ऑर्गेनाइजेशन दे आर आइंग द प्रॉफिट्स, तो उनके पास सैलरी के मार्जिन अच्छे होते हैं, बट यहाँ पर इतने नहीं होते हैं. दैट्स अ नॉर्मल थिंग इन द चैरिटेबल सेक्टर. For job across the charity sector which are lower than would be paid for the equivalent job in the commercial organization. Alright, many employees are prepared to accept lower salaries than they would obtain outside the charity sector because of their commitment to the HP mission. और कह रहा है कि भाई वो बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ प्रिपेयर्ड हैं लोअर सैलरी को. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर कमिटमेंट. अगेन ये जो आपका याद है जो ऊपर हम बात कर रहे थे KPIs की, सो दिस इज अगेन सॉर्ट ऑफ KPI कि आपके जो लोग हैं वो आपके साथ अगर कमिटेड है, दैट मीन्स कि वो आपका ऑब्जेक्टिव मानते हैं कि आप उस ऑब्जेक्टिव के लिए वाकई कुछ काम कर रहे हैं, तो ही वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो ही वो कम सैलरी में आपके साथ काम कर रहे हैं. So yes, this is your key performance indicator. This will show you how much successful you are, and it is basically your critical success factor as well. कि लोग आप जितना अच्छा अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी. और वो आपको कैसे नज़र आएगा? वो आपको कमिटमेंट से नज़र आ रहा होगा. जितनी ज़्यादा लोगों की कमिटमेंट है, इसका मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर गेटिंग सक्सेसफुल. ओके, आगे बढ़ते हैं सर. वॉलंटियर की बात करें, HP हैज अराउंड 2000 वॉलंटियर हु प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स ऑपरेशन. Predominantly, volunteers act as guide, work in catering facilities and shop and help maintain site. बोला है कि भाई ये जो वॉलंटियर है बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं. अगेन, आर दे पावरफुल और नॉट? सो दीज आर पावरफुल बिकॉज वी आर रिलाइंग सिग्निफिकेंटली ऑन देम. कौन कौन से सर काम करके दे रहे हैं? वो मुझे काम करके दे रहे हैं. एक्ट एज अ गाइड, जो कि मैं सोच रहा था कि मेरा यूज़र एक्सपीरियंस इन्हांस करेंगे. ऑब्वियसली यूज़र नीड, जो लोग आ रहे हैं उनको कोई बंदा होना चाहिए जो गाइड करे, जो उनको रिस्पॉन्ड करे, ठीक है, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, वो अगली बार भी आए और वो खुश होकर जाए. केटरिंग जो आपकी है उसको चलाने में, शॉप्स को चलाने में आपको वॉलंटियर चाहिए. और जो मेंटेन करते हैं आप साइट को, तो वहाँ की क्लीनिंग, मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग कौन करता है सर? ये वॉलंटियर्स कर रहे हैं. सो यू कैन नॉट मेक देम एंग्री और यू कैन नॉट फायर देम. और आप नहीं कह सकते कि भाई जाते हैं तो जाए, जो भी है बाहर में जाए. ना 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 ना, वॉलंटियर्स का बड़ा ख्याल रखना आपने. सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स. सर सप्लायर एंड द चॉइस ऑफ सप्लायर्स एंड द इन्वेंट्री पॉलिसी ऑफ द केटरिंग फैसिलिटी एंड द शॉप इज डिटरमाइंड सेंट्रली बाय HP's प्रोक्योरमेंट फंक्शन. कह रहा है कि भाई आपकी जो चॉइस ऑफ सप्लायर है और इन्वेंट्री की पॉलिसी है, वो कौन डिटरमाइन करता है? वो आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट डिटरमाइन करता है सेंट्रली फॉर ऑल द साइट्स एंड फॉर ऑल द shops. HP uses external contractor for regular site maintenance and major projects. Contractor for large single projects are employed on one-off basis. हमने बात की थी कि भाई आप इंटरनली भी मेंटेनेंस और उनकी जो क्या कहते हैं साइट मेंटेनेंस या प्रोजेक्ट जो होते हैं वो आप इंटरनली भी कर सकते हैं, और आप जो मेजर होते हैं उनको एक्सटर्नली करा सकते हैं. लेकिन HP ये तमाम के तमाम एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर से करवा रही होती है, जो कि स्पेशलाइज हो सकते हैं इस काम के अंदर. राइट, सो यू हैव टू थिंक लाइक दिस कि भाई हो सकता है कि वो स्पेशलाइज हो इस काम में, तो आप जाहिर सी बात है इतनी जो कीमती चीज़ है आप किसी के हाथ में तो नहीं दे सकते ऐसे ही. तो यू नीड अ स्पेशलिस्ट टू डू द जॉब. राइट, तो बोल रहा है कि भाई लार्ज और सिंगल प्रोजेक्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय होते हैं वो वन ऑफ बेसिस के ऊपर होते हैं. तो यहाँ पर एक चीज़ आ गई भाई कि हम एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट करते हैं. आगे बढ़ते हैं सर. IT सिस्टम. HP's IT information system are adequate for its administration need and are fully compliant with the data protection and regulation. बहुत अच्छी बात है सर. These are sufficient. ये बहुत ज़रूरी है. आप जो डोनर्स की जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन होगी, जो अकाउंट डिटेल्स होगी, या उनकी पर्सनल डाटा है वो अपने पास स्टोर कर रहे हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द प्राइवेसी एंड द कॉन्फिडेंशियलिटी. तो कह रहा है कि भाई एडुकेट है और फुली कंप्लाइंट है डाटा प्रोटेक्शन की रेगुलेशन के साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है. HP कंप्यूटराइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम कवर मेजर ऑपरेशनल फंक्शन. आपके पास एक कंप्यूटराइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, यानी कि तमाम चीज़ें ऑटोमेटेड हैं जो कि आपके मेजर ऑपरेशनल फंक्शन के लिए, ठीक है, यानी कि चीज़ें ऑलरेडी ऑटोमेटेड है. अब आप इसको इन्हांस करेंगे, इम्प्रूव करेंगे अगर आपके पास कोई इस तरह का सवाल आता है.
देखिए चीज़ें कनेक्ट करता जा रहा हूँ, जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पड़ी थी यहाँ भी वो कनेक्ट हो रही हैं, यू जस्ट नीड टू कनेक्ट देम। HP एज अ वेबसाइट, हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ पर हम पब्लिसाइज करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को, अलाउ करते हैं डोनेशंस को, जो कि मेंबर्स और मेंबर्स जो है वो टू बी मेड एंड मेंबर्स ज्वाइन। तो बोल रहा है कि भाई HP के पास एक वेबसाइट है, वहाँ पर हम अपनी पब्लिसिटी करते हैं, एक्टिविटीज़ को पब्लिसाइज करते हैं एंड अलाउ डोनेशन टू बी मेड एंड मेंबर्स टू ज्वाइन। यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक डोनेशन लोग दे रहे हैं और लोग मेंबर्स बन रहे हैं, राइट। तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। देर आर सेपरेट वेब पेजेस फॉर ईच HP साइट। बहुत अच्छी बात है सर कि आपके पास सेपरेट वेब पेज हैं एक साइट के लिए, लेकिन यहाँ पर एक मसला ही है कि भाई जो सिनर्जी क्रिएट हो सकती है वो नहीं हो रही है। अगर एक बंदा एक पेज के ऊपर आ रहा है तो वो दूसरे पेज के ऊपर तो नहीं जा रहा, यू आर लूजिंग द ऑडियंस। अब एक जगह पे तमाम चीज़ें होंगी तो देयर इज अ चांस कि भाई एक साइट को विजिट करने वाला एक साइट का माइंड बनाकर उस साइट के बारे में इंफॉर्मेशन ली, प्लान बना, वो लोग विजिट करने आ गए। लेकिन उसने साथ में दूसरी साइट को भी देखा तो उसने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मैं इस साइट पे जाऊँगा, इट इज़ ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग। तो अब जब अलग अलग वेब पेज होगा तो ऑब्वियसली उसको तो पता ही नहीं लगेगा। तो आप ये भी सजेशन दे सकते हैं यहाँ पर कि भाई आप वेबसाइट एक वेब पेज बनाएं और उसमें दूसरी साइट जो सिमिलर साइट्स हैं, लिंकिंग साइट्स हैं, उनको भी लिंक करें ताकि यूज़र एक से दूसरे पे हुक हो और एक चेन से आपके पास आता रहे। सो अगेन दिस इज अ सजेशन इंक्लूडिंग डिटेल्स अबाउट द साइट सच एज हिस्ट्री, मैप्स, फैसिलिटी एंड न्यूज़। अब साइट्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं सर, डिटेल्स हैं कौन कौन सी, हिस्ट्री आ रही है साइट की, मैप आ रहा है, फैसिलिटी आ रही है, न्यूज़ आ रहा है। अगेन दिस इज अ गुड थिंग। अब एक बड़ी चीज़ आ रही है सर रिस्क, यानी कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन को फेस हो रहे हैं। हाउ मच वी आर लेफ्ट विद सर, वी आर लेफ्ट विद ओनली दीज टू पेजेस और उसके बाद ग्राफ है विच आर वेरी स्मॉल। आए ज़रा जल्दी जल्दी इनको रीड करते हैं डिटेल के अंदर। जल्दी डजंट मीन कि हम इसको ख़त्म कर देंगे। अब हमारे पास क्या आता है, HP मेंटेन्स अ रिस्क रजिस्टर। ओके, सो यू हैव अ रिस्क रजिस्टर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास रिस्क रजिस्टर आ जाए और आपको एनालाइज करना हो कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिसिंग है। सर खुदारा ये मत सोचिएगा कि चैरिटी का रिस्क रजिस्टर हम कैसे देखेंगे। सर चैरिटी का रिस्क रजिस्टर भी बिल्कुल सेम होगा जैसा एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ऑब्वियसली कंटेंट के अंदर जो पॉइंट्स होंगे, जो रिस्क होंगे, वो अलग होंगे क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग होते हैं। सो यू टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चैरिटी, तो आपको वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी। बट अगेन द रिस्क रजिस्टर इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। जो कि हेड ऑफिस पर रखा होता है, सिग्निफिकेंट चैरिटी वाइड रिस्क इंक्लूड होते हैं उसके अंदर। आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ रिस्क दी हुई हैं। पहला कह रहा है थ्रेट्स ऑफ रेपुटेशन, थ्रेट्स अदर थ्रेट्स टू इनकम, लॉस ऑफ एम्प्लॉयज एंड वॉलंटियर, इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पुअर परफॉर्मेंस बाय सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, health and safety, climate and weather, and cyber security. So these are basically your risk which are major significant charity wide risk. आइए जरा इनको रीड करते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर क्या बातें लिखी हुई है। सर थ्रेट्स टू रेपुटेशन बोलता है बैड पब्लिसिटी अबाउट HP कैन लीड टू members not being willing to renew their membership, donors not being willing to donate, and volunteer no longer being willing to work. बोलता है कि भाई अगर हमारी बैड पब्लिसिटी हो जाती है किसी भी वजह से तो उससे क्या नुकसान होगा सर, मेंबर्स गए, डोनर्स गए, वॉलंटियर गए, तो तमाम हमें छोड़ के चले जाएंगे। ओके, सो दिस इज अ बिग रिस्क और ये आपका बिजनेस रिस्क बन सकता है क्योंकि इन्हीं के ऊपर तो आप रिलाई कर रहे हैं। मेंबर्स नहीं होंगे तो मेंबरशिप फी नहीं आएगी, डोनर्स नहीं होंगे डोनेशन नहीं आएगा, वॉलंटियर नहीं होंगे तो कौन काम करके देगा। आगे बढ़ते हैं सर। रिसेशन अदर थ्रेट्स टू इनकम, द रिसेशन इन एडीसिया may limit donor willingness to donate to HP. Visiting HP site is one of the very many leisure activities available to the individual and families, and the risk is that visit will become less popular, reducing income from admissions and commercial activities. बोला कि भाई एडीसीएम में रिसेशन चल रहा है जो कि हमने शुरू में पढ़ा था। अब रिसेशन में जाहिर सी बात है लोगों के पास पैसे कम होते हैं, दे ट्राई टू होल्ड द मनी। तो बोल रहा है कि भाई ये इन साइट्स को विजिट करना दीज फॉल अंडर द लीजर एक्टिविटीज़, यानी कि लोग फ्री टाइम में जब उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो पैसे खर्च करने के लिए ऐसी जगहों पे जाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो रिसेशन में देयर इज़ अ रिस्क कि भाई लोग यहाँ पर आना कम कर दें और जब लोग कम आएंगे तो लेस आपके पास विजिट होंगे, जो इनकम है एडमिशन की वो कम आएगी और कमर्शियल एक्टिविटीज़ से भी आपको कम पैसे आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं सर। लॉस ऑफ एम्प्लॉयज एंड वॉलंटियर, क्या कह रहा है सर? इफ द एम्प्लॉयज एंड वॉलंटियर लीव
and cannot be easily replaced, then the experience offered to the visitor to site may be affected and the sites may be open less frequently. पहली बात ये बोल रहा है कि भाई अगर आपके पास वक्तन फ़वक्तन लोग जा रहे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, जो एक बंदा ट्रेन हो जाता है, जो उस साइट के ऊपर बहुत टाइम से काम कर रहा होता है, तो उस साइट के बारे में उसको बहुत अच्छे से पता होता है, लोगों को अच्छे से गाइड कर सकता है, लोगों को अच्छे से तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता है, हिस्ट्री शेयर कर सकता है। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंटली बंदा चेंज हो रहा है तो वो तो आएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर चला जाएगा, फिर कोई और आएगा, फिर थोड़ा एक्सपीरियंस, तो उसके अंदर वो बात नहीं बन पाएगी। तो बोल रहे हैं भाई ये वाला मसला हमें आ सकता है अगर ये फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयज़ और वॉलंटियर जाना स्टार्ट हो गया हमें छोड़ छोड़ के। और दूसरा मसला ये भी आएगा कि अगर ये रिप्लेस नहीं हो पाते हैं सही से, तो साइट, हमने ऊपर पढ़ा था कि साइट की ओपनिंग डिपेंड करती है कि आपके पास स्टाफिंग लेवल कितना है। तो अगर स्टाफिंग लेवल कम है तो इसका मतलब आपकी साइट जो है कम टाइम के लिए ओपन होगी, तो ये भी मसला आएगा। Some conservation work requires specialist staff and loss of these staff member may affect HP's ability to carry out the work on the site or historic object। बोल रहा है कि भाई कुछ कंजर्वेशन के काम होते हैं जिसके लिए आपको स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, अगर वो चले गए तो फिर आपकी ये जो एबिलिटी है ये काम करने की, ये एबिलिटी ही नहीं रहेगी। दिस इज अगेन अ रिस्क। सर आगे बढ़ते हैं। इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज इफ इनकम इज लेस देन एक्सपेक्टेड और नीडेड then expected or needed, HP may not have the financial resources to carry out all necessary conservation work। Simple as that। आपके इनकम कम होगी तो आपके पास ये तमाम काम करने के लिए फंड्स नहीं होंगे। सर पुअर परफॉर्मेंस बाय सप्लायर एंड द कॉन्ट्रैक्टर। सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर्स वो हैं जो आपको वो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो आप अपनी केटरिंग शॉप में यूज़ कर रहे होते हैं, और उसके अलावा जो आप जो साइट्स की प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, कहीं पे दरारें पड़ रही हैं, दीवार टूट रही है, फ्लोर ख़राब हो रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट्स टूट रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, तो जो उनसे आप सर्विसेज ले रहे हैं, जो मटेरियल ले रहे हैं या उनसे काम करवा रहे हैं, अगर वो सही से नहीं करके देंगे तहस नहस हो जाएंगी चीज़ें, तो उसका भी एक रिस्क है। पुअर क्वालिटी प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर कैन रिड्यूस विजिटर सेटिस्फेक्शन। ओके, poor performance by the contractor can mean that the HP does not obtain value for money and may also jeopardize the conservation of the building। ये वही बात लिखी हुई है जो अभी हमने डिस्कस की कि भाई आपका यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो जेपर्डी में जा सकता है, यानी जेपर्डी मतलब खतरे में। आगे बढ़ते हैं सर। These can affect health and safety। These can affect people working at and visiting the sites। Sites have potential hazards including slippery surface and steep staircase। Extreme weather may also create hazardous condition at some sites। बोला कि भाई जो पुरानी साइट्स होती हैं तो वहाँ का जो फ्लोर होता है वो थोड़ा स्लिपरी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली यू कैन नॉट आप उसको रेनोवेट करने के चक्कर में उसकी हिस्ट्री नहीं ख़त्म कर सकते। सो यू हैव टू टेक केयर कि आप उसको वैसा ही रखें और साथ साथ उसको थोड़ा रिपेयर भी करें, ठीक है। तो वो जो स्लिपरी है उस पर वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई हेल्थ एंड सेफ्टी के मसले आ सकते हैं, वहाँ पर कुछ हज़ार्डस चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप वहाँ पर केमिकल्स डाल के उनको प्रिजर्व कर रहे हैं, तो ये मसले मसाइल भी आ सकते हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से भी कुछ इस तरह के मसले मसाइल आ सकते हैं, जिसकी वो बात कर रहा है कि भाई ये एक अगेन हमारे लिए रिस्क है। Climate and weather। Poor weather can affect visitor numbers at site where visitors are wholly or mostly outdoors। Extreme weather such as excessive heat, high winds or rain can damage sites। बोलता है कि भाई अगर आपका वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है तो वहाँ पर जो विजिटर्स का नंबर है ना वो इफ़ेक्ट होगा। जो आपकी आउटडोर्स टाइप की जो विजिटिंग साइट्स है जो कि शेड में नहीं होती है, वहाँ पर ऑब्वियसली जो अगर बहुत तेज़ बारिश है, बहुत तेज़ धूप है, तो लोगों के लिए ज़रा मुश्किल हो जाती है इन चीज़ों पे जाना, तो वो मसले मसाइल होंगे। और बोला है भाई एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से, एक्सेसिव हीट की वजह से या हवा की वजह से भी वो जो जगह है वहाँ पर फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा धूप में जो आपकी इमारतें होती हैं पुरानी, वो भी आहिस्ते आहिस्ते टूटने लगती है, दरारें पड़ने लगती हैं, बारिशों की वजह से दरारें पड़ती हैं, तूफ़ान आंधी की वजह से उनको नुकसान हो सकता है। तो बोल रहा है कि भाई ये भी हमारे लिए रिस्क है ना। अगेन आगे क्या बात कर, साइबर सिक्योरिटी। HP computer system face the risk of disruption jeopardizing its administration and the services which it provides। Leakage of the data held about the members and the donor could result in legal action, loss of reputation, unwillingness of members and the donors to provide their personal details। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है सिंपल सी, जो कि हम IT के पूरे चैप्टर में बात करते हैं कि भाई एक चीज़ क्या है, डिस्ट्रप्शन। आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाए, ऑपरेट ना करें, बीच से कुछ भी मसला हो सकता है, वो ऑपरेशन करना बंद कर सकते हैं, तो फिर वहाँ क्या करेंगे, आपके पूरे बिजनेस वहाँ रुक जाएगा, आपके ऑपरेशन वहाँ रुक जाएंगे। तो ये एक मसला आ सकता है सर। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है वो दोनों चीज़ें बंद हो जाएंगी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी बंद हो जाएंगे, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने विजिटर्स को वो भी आपको नहीं मिल पाएंगी।
आपका वेब पेज काम नहीं कर रहा होगा, या आपकी कोई टेक्नोलॉजी उस साइट्स पे इंस्टॉल की हुई है वो बंद हो सकती है। एक तो ये मसला है। और दूसरा सर क्या मसला है, दूसरा सर उसने बोला लीकेज ऑफ डेटा है। लीकेज हो जाएगी, कॉन्फिडेंशियलिटी अगर आपने ब्रीच कर दी, आपकी ब्रीच हो गई, तो फिर क्या हो सकता है सर, आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है, लॉस ऑफ रेपुटेशन हो सकती है, अनविलिंगनेस आ सकती है मेंबर्स की और डोनर की कि आपको वो फंड प्रोवाइड करें। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके ये रिस्क का इम्पैक्ट कितना है, इम्पैक्ट तो हाई है, ऐसा है? इतना बड़ा इम्पैक्ट है भाई, लीगल एक्शन हो सकते हैं, रेपुटेशन गई। तो आपने याद किया, बात की थी कि जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन होगी उतना ज़्यादा डोनेशन मिलेगा। तो अगर रेपुटेशन गई तो फिर डोनेशन गया, मेंबरशिप गई, एवरीथिंग विल बी गॉन। मगर इसकी पॉसिबिलिटी वो कितनी है सर? पॉसिबिलिटी यहाँ पर ना एक चीज़ मैंने पढ़ी थी जो कि मुझे देख कर लगता है कि कम है। क्या है सर, पता है? यहाँ मैंने पढ़ी थी, IT सिस्टम, हियर वी गो, फुली कंप्लाइंट डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, राइट? तो ये वो चीज़ें हैं जो कि देखिए मैंने एक बार पढ़ा, मेरे जहन में रह गई है। आप भी इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको एक तमाम चीज़ें जहन में रह जाएंगी। एग्जिबिट के साथ जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको आप लिंक कर पाएंगे। सर प्री सीन खोलने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, इन चीज़ों को 4 से 5 बार पढ़ें, आई बेट यू, आई गारंटी यू तमाम चीज़ आपको याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं सर, अगेन वहीं पे आ जाएं सर। तो उसकी पॉसिबिलिटी लो है, तो आपके पास अगर किसी भी रिस्क को आपको रैंक करना होगा, इवेल्युएट करना होगा, तो आप इस तरह उसको इवेल्युएट कर होंगे। ये मॉडल्स, ये टेक्निक्स, हम तमाम चीज़ें क्लास में पढ़ चुके हैं। अगेन देखिए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी सेम टू सेम अप्लाई हो रही है। आगे बढ़ते हैं सर, वेबसाइट एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं। वेबसाइट एक्सट्रैक्ट में मेरे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, आए ज़रा उसको पढ़ते हैं। तो वेबसाइट एक्सट्रैक्ट्स के अंदर मेरे पास क्या है सर, वेबसाइट एक्सट्रैक्ट्स के अंदर कुछ एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं जो कि मेरी की एक्शन है, विच covers the key action which HP takes. क्या है सर? इंस्पायर, एक्सेस, इन्वॉल्व, सस्टेन, कंजर्व, एंगेज एंड एंटरटेन। ऐसा इसको रीड करते हैं। इंस्पायर में कहता है वी वांट टू इंस्पायर एवरीवन हु विजिट्स अस इन इमेजिनेटिव एंड ऑथेंटिक वे। हम इंस्पायर करना चाहते हैं कि वो इमेजिन कर सके ऑथेंटिक वे के अंदर तमाम पास की चीज़ों को। वी एम टू स्टिमुलेट आवर विजिटर माइंड्स एंड प्रोवोक देयर इमोशन। हम चाहते हैं कि वो इमोशनली उन चीज़ों को अटैच कर सके, उनको फील कर सके। और तमाम हिस्टोरिकल जो किस्से होते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि वो जो आपके घर में नानी दादी अगर कोई पास का किस्सा सुनाती है, कोई अगर आपका रिलीजियस इवेंट हो या कोई हिस्ट्री हो, तो उसको जब हम सुनते हैं तो हमारे इमोशंस जाग जाते हैं। सो दे एम टूवर्ड्स इट कि वो आपको सच्चाई इस तरह से बताएं कि फिर वो आपको इमोशनली कनेक्ट कर सके। इट डजंट मीन कि आपको इमोशनली हर्ट करना है, इट इज़ टू कनेक्ट यू इमोशनली विद द हिस्ट्री। Access to our country's history enriches everyone's life. We want our visitors to have a privilege of standing on the spot where the history happened and to live our country's story. बोला कि भाई आपको एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर कोई बैटल फील्ड है, कोई कैसल है, कोई किंग का जो है वो महल है, तो वहाँ पर आप आएँ, उसको एक्सेस करो, देखें कि भाई और उस हिस्ट्री की प्लेस पे आएँ जहाँ पर ये तमाम वाक़यात हुए थे, और उसको भी फील कर सकें और कंट्री की हिस्ट्री को लिव कर सकें। We want everyone who visit us to love the time they spend with us. Okay, we engage our visitors by bringing the fascinating true stories of our site to life. We use creativity and imagination to delight and entertain our visitor. Okay, तो तमाम बातें बता रहे हैं कि भाई किस तरह से हम इंगेज करना चाहते हैं लोगों को, किस तरह से हम एंटरटेन करना चाहते हैं और किस तरह से हम अपने यूजर्स का एक्सपीरियंस अच्छा करना चाहते हैं। Millions share our belief that history is important for everyone. हर कोई सोचता है हमारे साथ ये। We want to provide opportunities for them to engage with us. We rely on the generous support of the members, donors and volunteer, and we want to build our relationship with them. तो ये इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है कि भाई जो लोग हमारे साथ इस आइडियोलॉजी, इस थ्योरी को बिलीव करते हैं कि भाई हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री की अपनी अहमियत है और हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। कौन कौन लोग हैं सर? वो ऑब्वियसली आपके मेंबर्स बनेंगे, आपके डोनर्स बनेंगे, आपके वॉलंटियर बनेंगे, जो आपके साथ ये बिलीफ को शेयर करते हैं। We protect sites and objects which urgently need our care. Looking after them for the benefits of present and future generation is central to everything which we do. हमारा मेन पॉइंट ये कि भाई हम इनको लुक आफ्टर करें। We aim to preserve and develop our collection, increasing our understanding through expert researches. हम उसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं कि हम कितने efficiently और कितना लॉन्ग लाइफ उस
चीज़ों को दे सकते हैं, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उनकी लाइफ और बढ़ा सकते हैं। We protect the future of our site by being the part of the worldwide fight against the climate change. Obviously हमारा एक रिस्क है कि भाई क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हमारी साइट्स को नुकसान हो सकता है, तो हम पार्ट बनते हैं, प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट की फाइट में। We limit our impact by using greener energy, minimizing waste and increasing our use of recycled resources। और हम खुद भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों से। Our performance is measured against increasingly rigorous sustainability target। तो ये भी बेसिकली हमारा एक KPI है जो कि हमने ऊपर KPIs में पढ़ा भी था। तो सर ये तमाम चीज़ें बेसिकली तो कवर हो गई हैं। अब ज़रा सा हमारे पास ग्राफिकल कुछ रिप्रेजेंटेशन है, ज़रा थोड़ी बहुत उसके ऊपर बात करते हैं, देन वी विल रैप अप आवर डीब्रीफ। सर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आपने जहन में रखना है एंड यू विल बी लिंकिंग इट विद द इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू ऑन द एग्जाम डे इन द एग्जिबिट। तो सर हमारे पास ये इनकम अगर दी हुई है, तो सर अगर मैं इनकम का ट्रेंड देखूँ तो देखें शुरू में ट्रेंड कैसा था, इस तरह चल रहा था। तो इनकम का ट्रेंड कुछ इस तरह से था। तो सर इनकम अगर इसी ट्रेंड के साथ चलती तो इनकम हमारी यहाँ जानी थी, लेकिन अभी इनकम मेरी यहाँ तक नहीं पहुँची है। इसका मतलब ये जो इनकम के अंदर स्टीप डिक्रीज आया है, ये क्या है सर? हो सकता है आपको इसकी कोई इन्फॉर्मेशन एग्जिबिट में दी गई हो, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका एक तो जो मेन रीज़न है दैट इज़ रिसेशन एंड अदर चैरिटीज़। ओके, हो सकता है कि कोई नेगेटिव पब्लिसिटी भी हुई हो, कोई मामला हो जो कि हमें एग्जिबिट में पता लगेगा। अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करूँ तो सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ये ग्राफ था, यूँ जा रहा था और इसको यूँ जाना चाहिए था, मगर ये ऐसा नहीं गया, ये इससे इंक्रीज़ हुआ है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके क्यों इंक्रीज़ हुए हैं? देयर कैन बी अ रीज़न। अब बात ये आ रही है सर, एक सवाल आता है कि जब मेरी इनकम इंक्रीज़ नहीं हुई है तो मेरे एक्सपेंसेस क्यों इंक्रीज़ हुए हैं? सर दिस इज़ अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ है जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में अलग होती है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में इनकम और एक्सपेंस का कोई लिंक नहीं होता है, दे आर नॉट लिंक विद ईच अदर। क्यों? क्योंकि वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है कि जितनी एक्टिविटी होगी उतना एक्सपेंस होगा, उतना रेवेन्यू होगा। नो, आपके पास डोनेशन कभी ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, मगर एक्सपेंसेस रूटीन नेचर के हिसाब से हो रहे होते हैं। बट ये जो इंक्रीज़ आया है इसका आपको देखना पड़ेगा। अगेन हो सकता है रिसेशन की वजह से आपकी प्राइसेस बढ़े हों, इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बढ़े हों, देयर कुड बी अ रीज़न। तो उसके बाद ज़रा मैं इसको जूम करूँ, ये थोड़ा एक हमारा बड़ा माइनर सा ग्राफ इसके अंदर बनाया हुआ है। मेंबरशिप आपकी नंबर 1 के ऊपर है जो आपको प्रोवाइड कर रही होती है। क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है सर? मेंबरशिप इज़ प्रोवाइडिंग यू द इनकम। तो ये हमारी फर्स्ट नंबर के ऊपर इनकम है। देन उसके बाद हमारी डोनेशन से सेकंड नंबर के ऊपर इनकम आ रही होती है। थर्ड नंबर के ऊपर जो हमारे पास इनकम आ रही होती है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दी शॉप्स। ओके, दिस इज़ द कमर्शियल एक्टिविटी वी आर डूइंग। एंड देन वी हैव दी एडमिशन इनकम, जो कि लोग विजिट करते हैं साइट के ऊपर, तो जो विजिटिंग एंट्री फी होती है उसकी बात की जा रही है। एंड देन दी फोर्थ वी आर हैविंग फ्रॉम दी वी आर हैविंग द फिफ्थ वन। तो ये हमारी फोर्थ हो जाएगी एंड दैट वुड बी द फिफ्थ वन, फिफ्थ फ्रॉम द केटरिंग। सो यू हैव टू कीप इट इन द माइंड कि आपकी जो इनकम आ रही है वो कहाँ से? नंबर 1 मेंबरशिप, शॉप, देन डोनेशन, नो मेंबरशिप, डोनेशन, शॉप, एडमिशन एंड केटरिंग, राइट। देन स्प्लिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपके हैं उसका स्प्लिट बताया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी आ रही है साइट ऑपरेटिंग की आ रही है, जो साइट के ऊपर जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है उसकी बात की जा रही है। देन साइट मेंटेनेंस एंड कंजर्वेशन की आपकी सेकंड नंबर के ऊपर कॉस्ट है। एंड देन दी एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो आपकी कम है और जो होनी भी चाहिए, और अगर आपकी ज़्यादा है तो फिर वहाँ पर कंसर्न रेज हो जाते हैं, नेगेटिव पब्लिसिटी आती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों के अंदर ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है रादर देन देयर ऑब्जेक्टिव, राइट। हो सकता है कि फ्रॉड कर रही हो मैनेजमेंट, या हायर सैलरीज पे कर रही हो, या कॉन्ट्रैक्टर्स को ज़्यादा पे कर रही हो, कॉन्ट्रैक्टर्स उनके अपने ही कोई रिलेटेड पार्टीज हो जिसकी वजह से उनको किकबैक्स मिल रहे हो। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं सर, लास्ट हमारा कुछ दो और ग्राफ दिए हुए हैं। नंबर ऑफ विजिटर्स, मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स इन मिलियंस बताया जा रहा है सर। नंबर ऑफ विजिटर्स इस तरह से अगर हम चलते हैं तो ये कुछ यहाँ पहुँचने चाहिए थे, लेकिन विजिटर्स कम हुए हैं। ये क्यों कम हुए हैं सर? यू विल बी गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। फिर हमारे पास ये इस तरह से अगर ग्राफ चल रहा है, अगर मैं इसको देखूँ तो नंबर ऑफ मेंबर्स मेरे यहाँ जाने चाहिए थे, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स मेरे यहाँ नहीं गए हैं। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? यू विल हैव टू फाइंड आउट इन द एग्जिबिट। तो ये आपको एग्जाम डे पे बताया जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी आई गेस 500 और मे बी 5 मिलियन थे कुछ, और अभी ये कहाँ तक पहुँच गए? येस, इट इज़ अराउंड 5 मिलियन और 5.2। तो ये बेसिकली हमारा प्री सीन एनालिसिस यहाँ पर हुआ ख़त्म सर। I hope that I am able to debrief it in a best possible way to you.
और आपके जितने भी कंसर्न थे, जो कि आपके दिमाग में कंजर्वेशन थी कि सर ये तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, हमें नहीं समझ आएगी, या हम पेपर अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी अटैम्प्ट छोड़ रहे हैं, या कमर्शियल एंटिटी के अलावा हट के चीज़ें हैं, थ्योरीज अप्लाई नहीं होगी, मॉडल अप्लाई नहीं होंगे, मैं ये तमाम आपके जो कंजर्वेशन थी वो दूर कर पाया हूँ, चीज़ें अच्छे से आपको समझा पाया। Best of luck for your coming attempt. See you in the next session or the next whatever the class we will be having. Take care of yourself. Do your best practice. Wish you all best of luck. Allah Hafiz.